आप सभी साथियों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये अपील करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जैसा कि इस चैनल का नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, इनकलाब ज़िंदाबाद। तो इस चैनल पर बात होगी दुनिया के तमाम शोषित वर्गों की या अपने देश के तमाम शोषित वर्गों की, चाहे वो दलित हों, अल्पसंख्यक हों, स्त्री हों, काले हों, मज़दूर वर्ग हों। दुनिया के तमाम वो वर्ग जो किसी न किसी के द्वारा शोषित हैं, उनकी बात यहाँ पर होगी। उनके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे और उनके लिए लड़ेंगे हम। तो इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी इस मुहिम में जुड़ें, शामिल हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस देश में जो आज का जो दौर है और जो घटित हो रहा है, उसके बारे में हम बात करें और लोगों को जागरूक करें। तो इस वीडियो में मैं मूलतः बात करूंगा स्त्रियों के शोषण के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हजारों सालों से पूरी दुनिया में जो स्त्रियों का बर्बर तरीके से शोषण होता आ रहा है और खासकर ये बात है कि स्त्रियों के शोषण के मामले में ये ज़रूर है कि विशेष धर्म, जाति या विशेष वर्ग का एक खास मतलब कुछ खास वर्गों का ज़्यादा शोषण होता है, लेकिन स्त्री एक समुदाय के तौर पर ही शोषित रही हैं, चाहे वो किसी भी समाज की बहुसंख्यक स्त्रियां ही क्यों ना हो, वो शोषित रही हैं। अलग अलग देशों में शोषण का अलग अलग प्रकार हो सकता है। अगर आप दो कल्चर के हिसाब से दो विपरीत देशों को ले, तो चाहे अमेरिका हो या भारत हो, अमेरिका में एक शोषण का अलग प्रकार मौजूद है और भारत में भी कमोबेश उसी तरह का शोषण के साथ साथ यहाँ पे जो सामंती मूल्य मान्यताएं हैं, उसके आधार पर भी ज़बरदस्त शोषण होता है। एक बात जो गौर करने लायक है, आम जनमानस में आप देखते होंगे कि शोषितों के ही खिलाफ लोगों के दिमाग में तर्क बने हुए होते हैं। मतलब शोषित और शोषक दोनों के बीच कुछ भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो पहला जो हमारा शक जाता है वो शोषित पर जाता है। अगर स्त्री पुरुष के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, जाहिर सी बात है कि पुरुष स्त्रियों का शोषण करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पुरुष करते हैं, लेकिन एक समुदाय के तौर पर सदियों से पुरुष वर्ग ने स्त्रियों का शोषण किया है। उसके कई सारे आधार हैं, कारण हैं, जो भी है, लेकिन शोषण तो हुआ है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो आप देखते होंगे ना, जैसे कि किसी स्त्री का बलात्कार होता है, तो समाज में क्या, एक आम जनमानस में क्या दिमाग में आता है लोगों के, कि स्त्रियां ही गलत रही होंगी, उसने ही पहले कुछ गलत किया था, उसी ने ही गलत कपड़े पहने थे, वही रात को घूम रही थी। निर्भया कांड तो आप लोग जानते ही होंगे। उसमें जो जो एक बलात्कारी था, उसने ये बात बताई थी कि वो लड़की जो है, एक तो 10 बजे मतलब देर रात को अपने दोस्त के साथ घूम रही थी और इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो सवाल ये आता है कि क्या इस वजह से ऐसा किया जाता है? तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने की वजह से या देर रात को घूमने की वजह से ऐसा किया जाता हो, लेकिन जस्टिफाई इन आधारों पर जरूर किया जाता है। मतलब अगर किसी ने क्राइम किया, तो इन सब छोटे छोटे तर्कों से, और जो कि आम जनमानस में बहुत वृहत रूप में फैले हुए हैं, इन तर्कों से कोई भी जो इस तरह के मानसिकता के आदमी होते हैं, वो अपना बचाव करते हैं, अपने क्राइम का बचाव करते हैं। एक और छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा। अक्सर हम देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय समाज में, हमारे समाज में प्रेम विवाह बिल्कुल भी मान्य नहीं है। आम जनमानस में ये मान्य नहीं है। कहीं कहीं पर किसी किसी केस में मान्य हो सकता है, लेकिन एक वृहत रूप में देखें तो आज भी 21वीं सदी में भी प्रेम विवाह बिल्कुल मान्य नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और जब कोई स्त्री पुरुष, कोई लड़का लड़की प्रेम में पड़ते हैं, तो ज़्यादातर प्रेम विवाह मतलब प्रेम असफल हो जाता है, क्योंकि
लड़की या लड़के की तरफ से उनके परिवार वाले राजी नहीं होते हैं। इसमें भी एक चीज़ आता है, आप अक्सर ये सुनते होंगे कि अगर मान के चलते हैं कि किसी लड़की के परिवार वाले नहीं मानते हैं शादी के लिए, और क्योंकि नहीं मानते हैं तो लड़की जो है लड़के का साथ नहीं दे पाती, उसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं और वो मजबूरन उनको किसी दूसरे से शादी करनी पड़ती है, वो अपनी स्वेच्छा से नहीं करती है। लेकिन लड़कों के दिमाग में ये बैठा हुआ होता है कि लड़की ने उसको धोखा दे दिया। अब सवाल ये आता है ना कि आप बस एक फ्रेम में देख रहे हैं कि शोषित, जबकि हमको ये समझना पड़ेगा कि लड़की का शोषण दोहरा है। एक तो उसके स्वयं परिवार वाले उसका शोषण कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जहाँ जाएगी जिस घर में, वहाँ उसका भरपूर शोषण होने वाला है। तो लड़कियाँ फिर जब वो जानती हैं कि उनका शोषण हो रहा है, फिर भी वो क्यों चुनती हैं? अक्सर लड़कों के बीच जो है एक आम ये बात फैली हुई है कि लड़कियां इस्तेमाल करती हैं और फिर वो धोखा दे देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा लड़कियां नहीं करती हैं, लेकिन जब बात प्रेम की आती है तो अक्सर जो लड़का होता है वो उसके मानसिकता में ये बात बैठी हुई होती है कि लड़की ने उसको धोखा दे दिया, जबकि आप उस लड़की की परेशानी को समझ ही नहीं पाते हैं। एक तो वो स्वयं के परिवार से जो है परेशान है क्योंकि उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है उसी के परिवार के द्वारा, और एक तो वो जहाँ जाएगी वहाँ भी उसको एक बंधुआ मजदूर की तरह ही रहना पड़ेगा। तो आपको उसकी परेशानी को समझना पड़ेगा। अक्सर आप देखते हैं ना कि सीधे-सीधे लड़कियों को टारगेट किया जाता है कि अरे वो तो बेवफ़ा होती हैं, वो तो धोखा दे देती हैं, लड़की पे ट्रस्ट मत करो वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ें लड़कों के आम मन में फैला हुआ है, जबकि ये सरासर गलत है। मतलब इस समाज में लड़कों को जितनी आज़ादी है, उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो लड़कियों को बहुत-बहुत कम जो है सो फ्रीडम है। इवन कि उनको तो जन्म लेने का भी अधिकार उनसे छीन लिया जाता है, तो आगे जीवन जीने का अधिकार का तो क्या ही कहेंगे। लेकिन हमारे मन में जो हमेशा से एक बैठा हुआ है ना कि जो शोषित है, उसी के खिलाफ बात करो। आप उस समाज के खिलाफ बात नहीं करते कि उस वो समाज और वो परिवार, वो वे लोग किस मानसिकता के हैं जो एक प्रेम विवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो एक तार्किक मन है वो आम जनमानस में नहीं है, तो एक सामान्य सा लड़का यही सोचता है कि लड़की ने उसको धोखा दे दिया, उसका इस्तेमाल कर लिया। जबकि वो इस पूरे मामले के बहुत डीप में जाएगा, बहुत गहन अध्ययन करेगा इस बारे में, तो वो समझ पाएगा कि ये समाज कितना क्रूर है। गलती यहाँ पे उस समाज की है, ना कि उस पर्टिकुलर लड़के की। क्योंकि हमारे मन में शोषित वर्गों के ही खिलाफ अक्सर क्या होता है कि मैंने अक्सर ये बात सुना है, और आप आजकल सोशल मीडिया या हर जगह आप देखते होंगे इस बारे में कि मतलब लोग अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि लड़कियां खुद विरोध नहीं करती हैं शोषण का, इस वजह से उनका लगातार शोषण होता है और इसमें उन्हीं का दोष है। अब आप ये समझ सकते हैं कि समाज में किस कदर ये मानसिकता फैली हुई है कि जो शोषक है, जो शोषण कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उसकी गलतियों को आप उसकी गलतियों पर आप ध्यान नहीं देते, और जो शोषित हो रहे हैं उन्हीं को आप कटघरे में खड़े करते हैं कि वो खुद आवाज़ क्यों नहीं उठाती है। अगर वो आवाज़ उठा पाती तो वो आज शोषित क्यों होती। तो हमें सवाल शोषक पे उठाना चाहिए, जो शोषण कर रहा है ना, हमें हर समय उसको कटघरे में रखना चाहिए। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जो शोषित वर्ग है, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए आवाज़ उठाए और अपने शोषण का पुरज़ोर तरीके से विरोध करे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम उसको दोषी नहीं दे सकते ना, दोषी नहीं ठहरा सकते। जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरीके से पीड़ित हो, तो अपने लिए कैसे सोच सकता है? एक एक उदाहरण मैं आप सबों को देना चाहता हूँ, और ये प्रचलित उदाहरण भी है कि अगर एक हाथी का छोटा बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा है, उसको रस्सी से एक कुर्सी से उसको बांध दिया गया है, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है, और जब वो बड़ा हो जाता है, एक विशालकाय हाथी बन जाता है,
तब भी वो कुर्सी रस्सी को तोड़ नहीं पाता है, कुर्सी से खुद को अलग नहीं कर पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे मनोविज्ञान है। क्योंकि वो जन्म से ही जब वो बहुत कमज़ोर था ना, तभी से उसको एक मानसिक तौर पर उसमें बैठ गया, क्योंकि उसको रस्सी से बाँध दिया गया और उस वक़्त उसने कोशिश किया और उस वक़्त वो उसको नहीं तोड़ पाया। तो उसके चेतन में अवचेतन में बैठ गया है ना कि वो इस रस्सी को तोड़ ही नहीं सकता है। वो इतना कमज़ोर है कि वो इस बेड़ियों को, जो इस गुलामी की बेड़ियाँ हैं, उसको वो तोड़ के नहीं भाग सकता, उसमें इतनी शक्ति नहीं है, जबकि उसमें है शक्ति। तो स्त्रियों के साथ या किसी भी वर्ग, चाहे दलित हो, हज़ारों सालों से दलित शोषित हो रहे हैं, लेकिन सब आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। कोई कुछ एक लोग इतिहास में हुए हैं जिन्होंने इस जातिवाद का पुरज़ोर तरीके से विरोध किया है। तो ऐसा क्यों होता है? स्त्रियों के साथ भी ऐसा होता है। जन्म से उनको समाज और परिवार के बेड़ियों में इस कदर बांध दिया गया है कि उनको कभी ये एहसास ही नहीं होता है कि वो इस बेड़ियों को तोड़ भी सकती है। तो गलती उनकी नहीं है, गलती समाज की है। जब तक हम इस समाज को पूरी तरीके से बदल नहीं देंगे, तब तक उनका शोषण खत्म नहीं हो सकता है। एक साथ सारी स्त्रियां कभी अपने शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से वो तैयार नहीं है। मानसिक रूप से उनको एक ऐसा दुष्चक्र, एक ऐसे चक्रव्यूह में उनको फंसा दिया गया है कि वो निकल सकती हैं, लेकिन मानसिक तौर पर वो कमज़ोर होने की वजह से वो निकल नहीं पाती हैं। वो सोचती भी हैं तो समाज का और परिवार का जो डर है, वो उनको इस चक्रव्यूह से निकलने नहीं देता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी शोषित वर्ग को दोषी ठहराने से बेहतर है कि आप शोषक के खिलाफ आवाज़ उठाएं और जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और समाज को बदलने के इस मुहिम में शामिल हों। क्योंकि जब तक इस व्यवस्था, ये जो क्रूर पूंजीवादी व्यवस्था है, इसको हम पूरी तरीके से बदल नहीं देंगे, तब तक किसी भी वर्ग का शोषण नहीं रुकेगा। जब तक ये वर्ग समाज है, तब तक शोषण होता रहेगा, चाहे वो दलितों का हो, स्त्रियों का हो, मुसलमानों को। भारत में अगर आप देखें तो अक्सर आपको कहते हुए मिल जाएंगे, भारत के कई उदारवादी लोग भी आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि मुसलमान अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है, क्योंकि वो आतंकवादी प्रवृत्ति के होते हैं। ज़्यादातर वो आतंकवाद की तरफ जाते हैं और इस वजह से बहुसंख्यक समुदाय में एक भय पैदा हो जाता है उनके प्रति, जबकि ये सरासर गलत है। ये वही बात है ना कि शोषित के खिलाफ। यहाँ इस देश में पिछले 70 सालों से मुसलमान ही शोषित है ज़्यादातर, अगर आप धार्मिक नज़रिए से देखें तो। लेकिन फिर भी उस शोषण का जो कारण है वो मुसलमानों पर ही थोप दिया जाता है कि तुम ही कारण हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 70 साल से देश में हिंदू बहुसंख्यक ही शासन करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे तमाम सरकारी संस्थाओं में लोग हों, चाहे न्यायालय में लोग हों, ज़्यादातर इवन कि 80 से 90% हिंदू बहुसंख्यक काम कर रहे हैं, उसमें भी ज़्यादातर ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। लेकिन फिर भी मुसलमानों पर जो शोषण हो रहा है, उसके लिए मुसलमानों को ही दोषी ठहराया जा रहा है। तो आप ये समझ पा रहे हैं ना कि जिनका शोषण हो रहा है उन्हीं को दोष दे दो। और कई ऐसे लोग जो इस शोषण के खिलाफ हैं, वो भी ऐसा करते हैं। वो भी स्त्रियों को ही बोलने लगते हैं कि स्त्रियां खुद ही आगे नहीं आ रही है, तो हम क्यों उसके लिए लड़ें। जबकि समाज में कहीं भी शोषण हो रहा है, तो हम जब तक खुलकर उसका विरोध नहीं करेंगे और जो शोषित वर्ग है उसके समर्थन में, उसके पक्ष में नहीं आएंगे, तो ये शोषण नहीं रुकेगा। ये हमारी जिम्मेवारी है। हम जो शोषित नहीं है, जो इस देश का बहुसंख्यक है, वो शोषित आमतौर पर धार्मिक मामले में नहीं है, तो उसे आगे आकर अल्पसंख्यकों के शोषण के खिलाफ बात करनी होगी। स्त्रियों को बात करनी ही होगी, साथ ही साथ जो पुरुष वर्ग है, जो शोषक रहा है लगातार, वो जब तक जाग के स्त्रियों के पक्ष में नहीं आएंगे और उसके पक्ष में बात नहीं करेंगे। जैसे हम आमतौर पर देखते हैं, मजदूर वर्ग, एक विशालकाय मजदूर वर्ग शोषित है और हम उसी को दोषी ठहरा देते हैं कि वो खुद अपने लिए बात नहीं कर रहा है। कैसे वो बात करेगा? वो शोषित है। एक तो वो समाज का शोषण सहकर समाज को टिकाए हुए है, और फिर हम उसी से उम्मीद करते हैं कि वो इस शोषण के खिलाफ बात करेगा। ये हमारी जिम्मेवारी है, हम जैसे लोगों की जिम्मेवारी है जो शोषित नहीं है,
उनको जागरूक करने की ज़िम्मेवारी है। ये बात है कि उनको जितना जागरूक हम करेंगे, वो अपने शोषण के विरुद्ध खड़े होंगे और तब जाके उनका शोषण खत्म होगा, समाज बदलेगा। लेकिन उनको जागरूक करने की ज़िम्मेवारी हमारी है। हम उन पर नहीं छोड़ सकते कि वो खुद जागरूक हो जाए अपने आप और खुद शोषण के खिलाफ बात करने लगे। तो ये हमारी ज़िम्मेवारी है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो इस देश में चाहे अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुसलमानों का जो शोषण हो रहा है, जो स्त्रियों का शोषण हो रहा है, जो दलितों का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ बात करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ आएँ, हम इस मुहिम में शामिल हों और इस पूरी दुनिया में हो रहे तमाम शोषण के खिलाफ एकजुट होएं और इस क्रूर व्यवस्था को बदल दें और व्यवस्था एक नई व्यवस्था कायम करें जो वर्ग रहित व्यवस्था हो और जिसमें सब बराबर और समानता और न्यायपूर्वक तरीके से रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। शुक्रिया।